हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम नीलम भाटिया है और मैं आपके साथ कवर कर रही हूँ पॉलिटी की एनसीईआरटीज। 9th क्लास इज ओवर, 10th क्लास के लास्ट 2 चैप्टर्स बचे हैं। आज हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 7 पे, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो देखिए, ऑल थ्रू 9th क्लास एंड अ बिग पोर्शन ऑफ 10th क्लास हमने डेमोक्रेसी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स को समझा। हमने समझा कि लोकतंत्र होता क्या है, लोकतंत्र कैसे काम करता है। अब बारी आ गई है ये एनालाइज करने की कि अगर हमारे देश में डेमोक्रेसी है तो उससे हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट कैन बी द आउटकम्स ऑफ योर कंट्री फॉलोइंग डेमोक्रेसी। कहाँ कहाँ हम पास होते हैं, कहाँ कहाँ हम फेल होते हैं। भारत का एग्जाम्पल से हम चीज़ों को समझेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी चैप्टर का नाम है। चैप्टर की शुरुआत होती है इस सवाल से कि हम डेमोक्रेसी में कैसे असेसमेंट करेंगे। देखिए, असेसमेंट का मतलब क्या होता है। जब आपके एग्जाम होते हैं, एग्जाम के बाद आपको इवैल्यूएट करके मार्क्स दिए जाते हैं। तो टाइम आ गया है कि हम डेमोक्रेसी को आउटकम के बेसिस पे असेसमेंट करें उसका, और ये देखें कि वो कितनी सही, कितनी गलत, हमारे लिए कितनी सूटेड है या नहीं है। देखिए, ऑब्वियसली इतने सारे डिस्कशन से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि डेमोक्रेसी बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से बेहतर है। अगर आप उसे डिक्टेटरशिप से कंपेयर करते हैं, मोनार्की से कंपेयर करते हैं, तो इट इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके रीजंस भी हमने डिस्कस किए थे। जी, डेमोक्रेसी से इक्वालिटी आती है लोगों के बीच। एक इंडिविजुअल को अपनी डिग्निफाइड पोजीशन पता चलती है सोसाइटी में, क्योंकि आप बहुत सारा कंसल्टेशन करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसीलिए डिसीजन मेकिंग अच्छी हो पाती है। और डेमोक्रेसी आपको जगह देती है अपनी गलतियां सुधारने की। सो इट गिव्स यू रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, क्योंकि सोसाइटी है तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट भी होगी। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी डेमोक्रेसी एक अच्छा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आ गई कि आप किसी से भी बात करें, स्कॉलर्स हो या आम इंसान हो, तो आपको एक बात जरूर कहेंगे कि डेमोक्रेसी जो है बाकी ऑल्टरनेटिव से बेहतर है। चाहे वो मिलिट्री रूल हो, चाहे वो मोनार्की हो, कोई रिलीजियस लीडर हमें रूल करे, उससे बेहतर है कि हमारे पास डेमोक्रेसी है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये भी देखेंगे कि जिन कंट्रीज में डेमोक्रेसी है, वहां लोग कोई बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो हमेशा आपको सेटिस्फाइड नहीं मिलेंगे। दे वुड बी कंप्लेनिंग अबाउट डेमोक्रेसी में ये प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी में वो प्रॉब्लम है, हमारे देश में ये गलत है। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन कि कहीं ऐसा तो नहीं कि डेमोक्रेसी प्रिंसिपल में तो सही लगती है, बट जब वो प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट की जाती है तो वो उतनी सक्सेसफुल नहीं है। यही डिलेमा को ये चैप्टर आंसर करता है। पहले ये बात समझिए, हमें ये पूछा गया है कि क्या कोई प्रैक्टिकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से डेमोक्रेसी को हम इतना इम्पोर्टेंट या इतना बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानते हैं, या फिर सारे के सारे रीजन सिर्फ मॉरल या फिर प्रिंसिपल बेस्ड है। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, इंटरेस्टिंग डिबेट है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे आप लोग पूछते हैं कौन सी बुक्स पढ़ें, कौन से यूट्यूब चैनल्स देखें, कौन से टेस्ट सीरीज लगाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे रिसोर्सेज के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि रिसोर्सेज आर सिर्फ रिसोर्सेज, जब तक आप टेबल पर बैठ के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तब तक वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट नहीं होने वाला। ऐसे ही डेमोक्रेसी कोई एक मैजिक वॉन्ड नहीं है कि किसी ने चला दिया और आपके देश से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। एट द एंड ऑफ द डे डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ बहुत जरूरी हो जाता है कि सिटीजन इस अपॉर्चुनिटी का, डेमोक्रेसी के होने का बेस्ट पॉसिबल फायदा उठाएं, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन दिखाएं। तभी हम डेमोक्रेसी को एक विजिलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना पाएंगे, एक सक्सेसफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बना पाएंगे। जैसे कि सिर्फ बुक्स होना या रिसोर्सेज होना काफी नहीं है, आपको उसको पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। हैव टू सिट ऑन द टेबल एंड स्टडी, राइट नाउ। अब बात करते हैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये 3 शब्द बड़े जरूरी हैं: अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस एंड लेजिटिमेसी। अकाउंटेबिलिटी का क्या मतलब है? देखिए, हिंदी में बड़ा अच्छे से समझ में आता है। जवाबदेह, यानी कि आप आंसरेबल हैं। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमेशा सवालों के जवाब देने के लिए बाध्य है। उनसे सवाल किए भी जाएंगे और उनको जवाब देने भी पड़ेंगे। अकाउंटेबल टू whom? जिन्होंने उन्हें चुना है। याद करिए, डेमोक्रेसी में कहाँ से चुनकर आते हैं लीडर्स? बाय द पीपल। इसीलिए दे हैव टू बी अकाउंटेबल टू द पीपल। ये बात याद रखिएगा, अकाउंटेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। रिस्पॉन्सिव का मतलब है यू हैव टू रिएक्ट, यू हैव टू क्विकली रिएक्ट, उत्तरदायी। तो अगर लोग किसी बात से खुश नहीं है तो गवर्नमेंट कांट जस्ट टर्न अ ब्लाइंड आई कैन से हमें नहीं पता, देख लो अपना अपना। यू कांट गो एंड से दैट। तो द गवर्नमेंट हैज टू बी रिस्पॉन्सिव। एंड फाइनली, डेमोक्रेसी में और कुछ ना हो,
हो या ना हो, डेमोक्रेसी वुड ऑलवेज बी अ लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब न्याय संगत, क्योंकि ये कैसे चुनकर आएगी? बाय द पीपल, बाय द पीपल। ये रूल्स और लॉ से बंधी हुई होगी कि लेजिटिमिटी पे आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इन्हें किन्होंने चुना है? लोगों ने। तो जब भी डेमोक्रेसी आए, तीन शब्द जरूर याद रखिएगा, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु कंट्रोल द रूलर्स। आपको नहीं पसंद आ रहे, 5 साल बाद चेंज कर दो। Whenever possible and necessary, citizens should be able to participate in decision making. आपको हक है कि आप सवाल करें, आपको हक है कि आप जवाब मांगे। तो डेफिनेटली डेमोक्रेसी एक अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, इस बात में कोई शक नहीं है। एक रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट है, क्योंकि उसे लोगों की नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करना होता है। डेमोक्रेसी पे एक आरोप और लगाया जाता है कि डेमोक्रेसी ना बहुत एफिशिएंट नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में आपको बहुत लोगों से पूछना पड़ता है, बहुत सारे कंसल्टेशंस हैं, डिबेट है, दो हाउसेस हैं तो दोनों हाउसेस में डिस्कशन होगा, तब जाकर कोई फैसला लिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई डेमोक्रेसी में बहुत डिले होती है, इतना सारा डेलिब्रेशन नेगोशिएशन होगा तो जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते, इसीलिए डेमोक्रेसी बहुत ही इनएफिशिएंट है। अब देखिए, आपको सवाल करना पड़ेगा कि आप एफिशिएंसी की डेफिनेशन क्या है आपके नज़र में। अगर किसी चीज़ में टाइम लग रहा है बट उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, जैसे आपको पता है कि आपको हिस्ट्री प्रिपेयर करने में टाइम लगेगा बट उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, या इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने में समय लगता है बट उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है, वो एफिशिएंसी का एक पैरामीटर है ना। ऑल ऑफ यू विल से कि न्यूज़पेपर में बहुत टाइम लगता है, न्यूज़पेपर छोड़ दें क्या? तो नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो अच्छा है। सिमिलरली, अगर डेमोक्रेसी में किसी चीज़ में टाइम लग रहा है तो हमें देखना पड़ेगा कि इज इट वर्थ इट। टाइम लग रहा है, दैट्स ओके, बट इज इट वर्थ द टाइम? इफ इट इज वर्थ इट, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये इनएफिशिएंट है। आप ये नहीं समझ सकते हमेशा कि जल्दी लिए गए फैसले ही एफिशिएंट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि हमने इतना कंसल्टेशन करा है, डिबेट करा है, डिस्कशन करा है, इसीलिए जो फैसले आते हैं दे आर मोर एफिशिएंट, they are more good for the country. So this is not the way to judge whether democracy gives efficient results or not. Now, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बहुत बहुत जरूरी। एज अ सिटीजन आपके पास पूरा हक है ये जानने का कि गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है। अगर कोई फैसला लिया गया तो क्या उसमें प्रोसीजर्स फॉलो किए गए थे या नहीं किए गए थे। अब इस बात को ऐसे समझिए, हमारे यहाँ हर चीज का प्रोसीजर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। लॉ कैसे बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे होगा, टैक्स कैसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा, हर एक का एक प्रोसीजर लिखा हुआ होता है। जब प्रोसीजर लिखा हुआ है तो उसे मॉनिटर करना आसान है। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मनी बिल के केस में लिखा हुआ है कि राज्यसभा के पास पावर नहीं है, बट इस केस में हमने देखा कि तो मनी बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो गया, ऐसे कैसे हो गया? what I'm trying to say is you can question the government, you can question the functioning of the government when you know the procedure। और वो कहाँ हमें देखने को मिलता है? कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब डेमोक्रेसी इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आप देख कर बता सकते हैं, आप सवाल कर सकते हैं। आप सवाल कब करेंगे? जब आप देख पाएंगे, और देखने के लिए आपको क्या चाहिए? ट्रांसपेरेंसी। ऐसे ही आप देखेंगे डिक्टेटरशिप में नोबडी केयर्स, नोबडी वुड टेल यू कि उन्होंने वो फैसला क्यों लिया या कैसे लिया, प्रोसीजर था या नहीं था। क्योंकि कोई प्रोसीजर लेट डाउन ही नहीं है तो उसको फॉलो करने का मतलब ही नहीं बनता। हमने कितने सारे की टर्म्स देखे, देखिए लेजिटिमेसी, रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इन शब्दों का इस्तेमाल करिएगा अपने आंसर्स में। इट विल गिव योर आंसर्स वेट। नाउ, अगर एक गवर्नमेंट प्रोसीजर फॉलो कर रही है, अगर वो अकाउंटेबल है लोगों की तरफ, इसका मतलब वो डेमोक्रेसी के टेस्ट पर खड़ी उतर रही है। ऑब्वियसली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं, लोग, they can make the government accountable and also they can participate in the working of the government। कैसे करेंगे? प्रेशर ग्रुप्स बनाकर, सवाल कर कर, आरटीआई फाइल कर कर, देयर आर एन नंबर ऑफ वेज जिससे आप जो है गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से मेजर्स हैं जिनसे ये इंश्योर होता है कि डेमोक्रेसी सही जा रही है? आप देखिए, हमने पहले भी पढ़ा था, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं क्या, ओपन डिबेट है क्या, मेजर पॉलिसीज को लेकर क्या हम लोग डिबेट कर सकते हैं, क्या सिटीजन्स के पास ये राइट है कि वो गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन मांगे, क्या उसे वो इंफॉर्मेशन मिलती है। देखिए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में ये हमेशा सारी चीज़ें फुलफिल नहीं होती हैं, हमें भी पता है। इसीलिए एनसीईआरटी ने भी बहुत क्लियरली आपको बोला है कि देयर इज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड।
कोई हाई एक्सपेक्टेशन नहीं बनाई है। देर इज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड, सो देर इज अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। इसका मतलब क्या है? आप देखिए, डेमोक्रेसी में ज्यादातर हम देखते हैं, ज्यादातर कंट्रीज में रेगुलर और फ्री इलेक्शंस तो हो जाते हैं, बट ये क्वेश्चनेबल है कि सबके पास फेयर चांस होता है क्या। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में देख लीजिए, इतनी सारी मनी रिक्वायरमेंट है अगर आपको इलेक्शंस लड़ने हैं, इतनी सारी कास्ट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है, इतना सारा नेपोटिज्म है, इतना सारा फैमिली पॉलिटिक्स है, कि क्या हम रियली कह सकते हैं दैट एवरीबडी हैज अ फेयर चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग? चलिए, इवन इफ एवरीबडी हैज फेयर चांस ऑफ पार्टिसिपेटिंग, डज एवरीवन हैज फेयर चांस ऑफ विनिंग? मोस्ट डेफिनेटली नॉट, बट दैट गिव्स अस अ मिक्स्ड रिकॉर्ड। ऑब्वियसली इलेक्शंस होते हैं, रेगुलरली भी होते हैं, फ्री भी होते हैं, बट फेयर पे हम क्वेश्चन लगा सकते हैं। सिमिलरली, क्या सब लोग पब्लिक डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं, कर पाते हैं? दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। आप देखिए, कुछ लोग तो अपने 2 वक्त की रोटी में इतना जुटे हुए हैं कि उनको पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है, या कैसे वो पार्टिसिपेट करेंगे जब उनके अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो पा रही। आपको पॉलिटिकल एस्पेक्ट तब याद आता है जब आपका पेट भरा हुआ हो, वरना यू आर ओनली कंसर्न अबाउट योर 3 स्क्वायर्स मील। इसीलिए आप देखते हैं डेमोक्रेसी से कई बार लोग फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, क्योंकि आप ये कहेंगे करप्शन, डेमोक्रेसी है तो करप्शन नहीं होना चाहिए, तो वो है, करप्शन एग्जिस्ट, ये सच्चाई है। तो द रीजन इज, आप कई बार देखेंगे डेमोक्रेसी में ऑफन लोगों की डिमांड इग्नोर भी की जाती है। आप देखते हैं करप्शन भी है। तो हम कह सकते हैं दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ एनी इवल। लाइक, डेमोक्रेसी है तो उसमें कुछ इवल नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कह सकते। बट एट द सेम टाइम ये भी कोई जरूरी नहीं है कि नॉन डेमोक्रेसी है तो वहां करप्शन नहीं होगा, डिक्टेटरशिप है तो वहां करप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ वो ये है कि इट इज नॉट अ गारंटी कि डिक्टेटरशिप होगी तो वहां करप्शन नहीं होगा, डेमोक्रेसी है तो वहां करप्शन होगा ही होगा। देर इज नो रूल, सो इट हैज नथिंग टू डू विथ योर कंट्री बीइंग अ डेमोक्रेसी और नॉट। एट द सेम टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, स्लो हो सकती है, लेस एफिशिएंट हो सकता है हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, हमेशा क्लीन ना हो, बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, इस पे हमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमने ही इस गवर्नमेंट को चुना है। इसीलिए लेजिटिमेसी पर हम क्वेश्चन नहीं कर सकते, और शायद यही रीजन है कि चाहे आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, चाहे आप डिक्टेटोरियल कंट्रीज में रह रहे हैं, चाहते सब लोग डेमोक्रेसी ही है। तो इवन पीपल हु आर लिविंग इन अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री वुड से वी वांट डेमोक्रेसी। जो डेमोक्रेसी में रह रहे हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, पर फिर भी ये नहीं बोलेंगे कि चलो लेट्स बिकम डिक्टेटोरियल इन नेचर। तो डेमोक्रेसी का जो ये ब्यूटी है ना, कि वो अपने लिए खुद ही सपोर्ट गैदर कर लेती है, ये इसका सबसे बड़ा एस्पेक्ट है, और ये इसका सबसे बड़ा आउटकम भी है, that democracy has the ability to generate its own support. What a beautiful line by NCRT. Then, अब बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, यानी वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले तो इनका अंतर समझिए। ग्रोथ का मतलब है किसी चीज का बढ़ना। अब अगर झाड़ियां बढ़ रही हैं तो वो भी ग्रोथ है, राइट? अगर आपके बाल बढ़ रहे हैं तो वो भी ग्रोथ है। तो बेसिकली ग्रोथ इज जस्ट इंक्रीज, राइट? बट जब ये इकोनॉमिक ग्रोथ, तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? जब देश में ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, बट जब इस एक्टिविटी का फायदा देश के सब लोगों को हो रहा है, इनकम इनइक्वालिटीज कम हो रही है, गरीबी कम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तब आप उसको डेवलपमेंट कहते हैं। तो डेवलपमेंट वुड ऑलवेज बी पॉजिटिव इन नेचर। अब यहाँ पर देखिए सवाल क्या है, डेमोक्रेसी का और इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कोई रिलेशन है क्या? कई बार हम ये ऐसा सुनते थे कि यार डिक्टेटोरियल जो गवर्नमेंट्स है ना, उसमें पैसा बहुत बनता है और गरीबी नहीं होती, और डेमोक्रेसी में हम ज्यादा गरीबी देखते हैं। बट हम जितनी भी इस पर स्टडी हुई है और जितनी भी अच्छे पब्लिकेशंस इस पे हुए हैं, उससे एक बात प्रूव होती है कि ये कोई गारंटी नहीं है। यानी कि कुछ डेमोक्रेसीज हैं जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कर रही हैं, और वहीं कुछ डेमोक्रेसीज हैं जो इकोनॉमिकली उतना अच्छा नहीं कर पा रही। डिक्टेटरशिप है या मोनार्कल सिस्टम है तो वहां भी मिक्स्ड रिकॉर्ड है। some of them are doing very great, some of them were doing very great but they collapsed। कहने का मतलब ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर डेमोक्रेसी से फर्क जरूर पड़ता है, इट इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बट इट इज नॉट द ओनली फैक्टर। क्योंकि देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, दुनिया में उस समय पे सिचुएशन कैसी है, बाकी लोग इस कंट्री के साथ कैसे कोऑपरेट कर रहे हैं, इस कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सिर्फ डेमोक्रेसी या सिर्फ डिक्टेटरशिप होने से आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट डिसाइड नहीं हो सकती।
यही आपको एनसीईआरटी ने कहा है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप इन दिस रिस्पेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेसी होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी ही आएगी, बट ऐसा भी कोई गारंटी नहीं है कि अगर डिक्टेटरशिप है तो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब ऑब्वियसली हम सोचते हैं यार डेमोक्रेसी होगी तो डेमोक्रेसी में तो कोई गरीबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी तो लोगों के लिए काम कर रही है। हाँ, ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज कम से कम होंगी, बट रियलिटी ये भी है कि इकोनॉमिक जो है डिस्पैरिटीज पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती हैं। नो डाउट डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वालिटी। हम पढ़कर आए हैं 1 पर्सन 1 वोट, सारे इंडिविजुअल्स के पास एक वोट है और उस वोट की वैल्यू सेम है। बट एट द सेम टाइम क्या इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी डेमोक्रेसी खत्म कर पाती है? क्या इकोनॉमिक डिमेंशन पे भी वो लोगों को सेम पेडिस्टल पर ला सकती है? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज भी आप देखते हो कि स्मॉल नंबर of these ultra rich people have a lot of wealth and there is nothing wrong about it, but there are some people who don't are able or are not even able to afford 2 squares meal, जिनको हम बॉटम जो है कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। सो एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो सक्सेसफुल नहीं रही है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने में। आज भी the poor have a very large population. They are a large population in terms of voting also, but obviously no party would like to lose their vote. But वो लोग क्या करते हैं, उनको कुछ शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देकर बहला फुसलाकर अपने फेवर में वोट करवा लेते हैं। बट ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशन डेमोक्रेसी में गरीबों की जो है अपलिफ्ट होती है, ऐसा कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें भी कंट्री टू कंट्री एक्सपीरियंस वेरी करता है। कुछ कंट्री में हमने देखा कि इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है, even though they are democracies, इतनी ज़्यादा पॉवर्टी है that they even have to take help for food supplies, उनके पास अपना खाना भी नहीं है। So you can understand. So that is for sure कि डेमोक्रेसी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज को तो सॉल्व नहीं कर पाई है, खुद आपको एनसीईआरटी ये बात बता रहा है। देन अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी, हम बार बार पढ़ के आए हैं, हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करेगी, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड नंबर ऑफ डाइवर्सिटीज एग्जिस्ट करेंगी, पर हम चाहते क्या है कि सब लोग हार्मनी से रहें, देयर शुड बी अ हार्मोनियस सोशल लाइफ, बट नो सोसाइटी कैन फुल्ली एंड परमानेंटली रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। ये भी हम जानते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स रियलिटी है और कोई भी सोसाइटी 100% कॉन्फ्लिक्ट्स को कभी सॉल्व नहीं कर सकती, बट एटलीस्ट हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम इन डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना सीख पाए और एक एवोल्यूशन के थ्रू साथ ग्रो करें, इसी तरह से डिफरेंसेस नेगोशिएट हो पाए और ये बड़े बवाल में कन्वर्ट ना हो। बट अगेन इन रियलिटी हम क्या देखते हैं वो समझना जरूरी है, क्योंकि ये चैप्टर इज ऑल्सो मोर अबाउट व्हाट हैपन्स इन रियलिटी। ठीक है, डेमोक्रेसी बहुत बार हैंडल कर पाई है सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स, बहुत सारे देशों में कर पाई है, बहुत सारे समय पर कर पाई है, बट ऐसे भी जगह रहे जहां डेमोक्रेसी थी तो सही बट वो प्रैक्टिस नहीं हो रही थी, इसीलिए सोशल डाइवर्सिटी को कभी अकोमोडेट नहीं किया गया। क्या ऐसे करना चाहिए जिससे ऐसा हो, वो देख लेते हैं। मतलब सोशल डाइवर्सिटी अकोमोडेट हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है दैट देयर वुड बी रूल बाय मेजॉरिटी ऑलवेज। देखिए, हो सकता है आज अगर कोई चीज आप लोग किसी के साथ किसी इशू पे मेजॉरिटी के साथ है, तो कल को हो सकता है आप उनके साथ ना हो। तो मेजॉरिटी को ना एक कम्युनिटी से फिक्स नहीं कर देना चाहिए। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। आज अगर आप किसी एक गवर्नमेंट की स्कीम पर गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़े हैं, तो हो सकता है कल आपको किसी और स्कीम में गवर्नमेंट के साथ खड़े हों। तो it is not necessary that majority and minority would be permanent. What you may be with the majority on a thing and you might not be with the majority in another thing. तो ये समझना बहुत जरूरी है कि मेजॉरिटेरियनिज्म किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी दोनों के लिए बुरा है, हमने श्रीलंका में देखा था। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या है, दैट मेजॉरिटी और माइनॉरिटी की पहली बात तो डेफिनेशंस इतनी फिक्स मत करिए। मैं आपको पढ़ा के आई थी, प्रॉब्लम तभी आती है जब हम अपनी आइडेंटिटी को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी समझने लगते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ। आप ये नहीं समझ पाते कि आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं और ये उसमें से एक आइडेंटिटी है कि आप एक धर्म के हैं, आप मेन हैं, विमेन हैं, आप आर्टिस्ट हैं, आपकी बहुत सारी आइडेंटिटीज
हो सकती है। ये भी बहुत समझना जरूरी है कि रूल बाय मेजॉरिटी का ये मतलब नहीं है कि आप माइनॉरिटी को बिल्कुल इग्नोर कर देंगे और रिलीजियस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। रूल बाय मेजॉरिटी का सिर्फ इतना मतलब है कि सिंस यू हैव द नंबर्स, यू हैव द पावर टू टेक डिसीजंस, बट रिमेंबर अगर कल आपके पास नंबर नहीं होंगे तो यू माइट हैव टू लूज इलेक्शंस ऑल्सो। टू कंक्लूड, डेमोक्रेसी तब तक ही डेमोक्रेसी रहती है जब तक सब सिटीजन्स ये बात समझ लेते हैं दैट उन्हें एक्टिव पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। एक टर्म होता है, यू हैव टू बी विजिलेंट। अगर सिटीजन्स विजिलेंट हैं, नो डाउट डेमोक्रेसी वुड बी अ सक्सेस। अगेन, ओपिनियंस परमानेंट नहीं होते। आज आप मेजॉरिटी में हैं, कल आप माइनॉरिटी में हो सकते हैं। अगर आप किसी को एक मेजॉरिटी ग्रुप में इसीलिए एंटर नहीं होने दे रहे क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कास्ट में पैदा हुए हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन फॉलो करते हैं, तो ये डेमोक्रेटिक रूल के अगेंस्ट है। बिकॉज रिमेंबर, डेमोक्रेसी अकोमोडेशन में बिलीव करता है। हम बेल्जियम के केस में पढ़कर आए थे कि कैसे ब्यूटिफुली उन्होंने अपनी डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया था। दैट इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ democracy is successful in taking accommodation. Finally, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। इस बात से हम सब अग्री करते हैं कि एक इंसान के लिए डिग्निटी बहुत ज़रूरी है, रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हम सब चाहते हैं कि हमारे साथ रिस्पेक्ट से बात हो, रिस्पेक्ट से ट्रीट किया जाए हमें। तो ऑब्वियसली फॉर एन इंडिविजुअल डिग्निटी एंड फ्रीडम दोनों ही बहुत ज़रूरी है, और दोनों ही हमें डेमोक्रेसी दे सकती है और देती है। बिकॉज रिमेंबर, डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, for the people and by the people. So that means democracy में dignity and freedom of individual का होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये आता है, क्या ऐसा सच में होता है? ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल है। हम ये नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी ये नहीं देती हमें, पर हम ये भी नहीं कह सकते कि डेमोक्रेसी हमें डिग्निटी और फ्रीडम देने में 100% सक्सेसफुल हुई है, एटलीस्ट इन द केस ऑफ इंडिया। तो यू कैन से इट इज एन ऑनगोइंग बैटल। फॉर एग्जाम्पल, डिग्निटी ऑफ विमेन एक ऐसा समय था, क्योंकि देखिए सारी सोसाइटीज पेट्रियार्कल रही हैं, मोर और लेस मेल डोमिनेशन देखने को मिला है। सो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम विमेन हैड टू इवन स्ट्रगल टू गेट राइट टू वोट। बट बढ़िया बात क्या है डेमोक्रेसी की? डेमोक्रेसी इक्वालिटी और फ्रीडम को लॉ में एक्सेप्टेंस देती है। अब आप कहोगे मैम उससे क्या फर्क पड़ता है, प्रैक्टिस की बात करो ना। लॉ में एक्सेप्ट कर रहे हैं उससे क्या मतलब है? आप मुझे बताइए, हर चीज का पहला स्टेप कहीं ना कहीं लॉ मेकिंग नहीं होता? आप कहेंगे मैम ये जो है क्या बोलते हैं, पोल्यूटिंग एक्टिविटीज बैन करने से क्या होता है? लोग तो पोल्यूशन फिर भी करेंगे। ऐसे तो फिर रेप्स के लिए लॉ बनाने से क्या होता है? पीपल स्टिल कमिट हीनियस क्राइम्स। बट हमें ये समझना जरूरी है, किसी भी चीज को रोकने के लिए या किसी भी चीज को इंश्योर करने के लिए पहला स्टेप लॉ होता है, क्योंकि लॉ उस चीज को एक्सेप्टेंस और वैलिडिटी देता है। तो एटलीस्ट women हैव इक्वल राइट्स, दिस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन प्रिंसिपल। क्योंकि जब किसी चीज को प्रिंसिपल में रिकॉग्नाइज किया जाता है तो उसे प्रैक्टिस में लाना आसान हो जाता है। प्लीज नोट दिस पॉइंट, इफ यू एक्सेप्ट समथिंग इन प्रिंसिपल यू वुड बी एबल टू ब्रिंग इट टू प्रैक्टिस। विमेन इसीलिए डिमांड कर पाए राइट टू वोट के बाद नेक्स्ट था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। व्हाई वर यू एबल टू डू दैट? बिकॉज द लॉ रिकॉग्नाइज्ड इट। अगर आज ये रिकॉग्नाइज किया गया दैट विमेन हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ देयर पेरेंट्स, तो लॉ में रिकॉग्नाइज किया गया, इसीलिए कोई डिमांड भी कर पाएगा। हो सकता है सारे ना करें, बट सम वुड बी एबल टू come out because there is a law for it. So what is the best thing about democracy? It recognizes your right to equality and right to freedom. But let's come to reality check. Caste inequalities फिर भी exist करती हैं. We still have people who belong to the disadvantaged group. आज भी equal status, equal opportunity, caste based inequalities ये खत्म नहीं हुई है। वी स्टिल हैव कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटीज, अट्रॉसिटीज भी होती हैं। कई जगह पर हम देखते हैं कि ब्रूटली लोगों को मारा भी गया है कास्ट के बेसिस पे। बट एट द सेम टाइम, हाउ डू यू सॉल्व इट? द फर्स्ट थिंग इज पीपल शुड नो व्हाट देयर डेमोक्रेटिक राइट्स आर। जब तक लोग इस बात को नहीं समझेंगे, जब तक लोग इस बात को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि उनके पास कुछ राइट्स हैं और अगर वो उन्हें नहीं मिल रहे, तो दे कैन गो एंड क्वेश्चन द कोर्ट। देखिए आपके एग्जाम्स प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू पे खत्म हो जाएंगे, बट डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसके एग्जाम कभी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि अगर आप एक चीज पूरी कर लेंगे तो डेमोक्रेसी से दूसरी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी।
दूसरी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी, वो पूरी हो जाएगी तो तीसरी आ जाएगी। अब आप कहेंगे मैम ये तो बड़ा चक्कर है। देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है। द वेरी फैक्ट कि लोग डेमोक्रेसी में अपनी बात कह पाते हैं, कंप्लेन कर पाते हैं, इज टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि डेमोक्रेसी सक्सेसफुल है। कितनी ऐसी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हैं जहां आप क्वेश्चन कर पाते हैं, जहां आप यू कैन गो एंड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, यू कैन गो एंड एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो ये जो हम एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं और क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भी आउटकम ऑफ गवर्नमेंट ही है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी ही है। फाइनली द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट इज दैट इट ट्रांसफॉर्म पीपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज यूज करेगा इसको, फ्रॉम द स्टेटस ऑफ अ सब्जेक्ट इनटू दैट ऑफ अ सिटीजन। देखिए जब आप सब्जेक्ट है ना, तब आप रिसीविंग एंड पर होंगे, कोई आपको कुछ डिक्टेट कर रहा होगा और आपको उसको मानना पड़ेगा। व्हेन यू आर अ सिटीजन यू हैव राइट्स। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो आपको सब्जेक्ट से सिटीजन बना देती है, बिकॉज इट गिव्स यू राइट्स। सो डेफिनेटली इसमें कोई डाउट नहीं है दैट द बेस्ट form of government is democracy. Obviously there are some problems in democracies that needs to be addressed. Obviously there are areas where democracy can be improved, but one thing is for sure that it is the best among the alternatives available. ऑल द बेस्ट एवरीबडी। अब हम मिलेंगे इस क्लास के लास्ट चैप्टर के साथ, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटीज। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।